इंतहाई अहम खबर इससे मुताल्लिक़ यह है कि IMF ने पाकिस्तान में पॉलिसी रेट मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। कहा कि अफरात ज़र में इस्तेहकाम लाने के लिए पॉलिसी रेट मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। आलमी इदारे की आउटलुक रिपोर्ट्स के मुताबिक रवा बरस महंगाई की औसत शरह 27% रहेगी। मौजूदा माली साल पाकिस्तान की शरह नमो 8.5% रहने का इम्कान है। आलमी इदारे के मुताबिक इस साल पाकिस्तान का बजट खसारा 6.8%, जबकि अगले साल 8.3% तक जाने का तखमीना है और पाकिस्तान में इस वक्त शरह सूद 21% है। इसी मामले पर हम बात करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मुआशी उमूर के माहिरीन होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ हबीब ग्रुप शाहिद अली हबीब साहब हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ चेयरमैन नेशनल ग्रुप ऑफ पाकिस्तान मियाँ जाहिद हुसैन और माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद ने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले शाहिद अली हबीब, आप ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि IMF तो मज़ीद डिमांड कर रहा है और ये कह रहा है कि पॉलिसी रेट मज़ीद बढ़ा दिया जाए। अभी जो पॉलिसी रेट है उस पर ही मईशत का पहिया नहीं चल पा रहा, तो सूरत हाल किस तरफ जाती देख रहे हैं आप? देखें, IMF जी की जो डिमांड है वो उसकी वजह ये है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स ज़्यादा आए हैं हमारे यहाँ। हमारा जो मंथली इन्फ्लेशन जो है वो 36% और जो कोर इन्फ्लेशन 21.6% आया है, जो अप्रैल का नंबर है, जिसकी बेसिस पे उनकी ये डिमांड है। और अगर ये बिकॉज हमारा कोर इन्फ्लेशन 21.6 है और अगर हमारा अभी इंटरेस्ट रेट 21% है, तो मुझे लगता है कि अगर 1% भी अगर हम बढ़ा देते हैं तो वी विल बी इन, जो रियल इंटरेस्ट रेट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो और इसके बाद जब हम जुलाई के बाद की अगर हम बात करेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन के नंबर्स कम हो जाएंगे। हम मिड 20s में हमारा इन्फ्लेशन हो जाएगा। 26-27% का मंथली इन्फ्लेशन होता रहेगा जुलाई अगस्त के बाद, बिकॉज ऑफ द हायर बेस इफेक्ट। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर ये डिमांड है भी तो ये 2-3 महीने के लिए ये इंटरेस्ट रेट रहेगा और इसके बाद ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट IMF की डील है और हमारा जो करंट अकाउंट, जो ट्रेड डेफिसिट जो बहुत कम आया है अप्रैल का, और मार्च का जो करंट अकाउंट सरप्लस आया है, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे लिए, हमारी IMF की डील के लिए। तो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल का करंट अकाउंट सरप्लस, जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस होगा, जो कि $800 मिलियन से लेके $1 बिलियन का हो सकता है। तो हमें लगता है कि ये सारे नंबर्स की वजह से हमें IMF की डील में बहुत ही हेल्प मिलेगी। और अगर हम 1% बढ़ा भी देते हैं इंटरेस्ट रेट, जो कि जाहिर है उसकी कोशिश करनी चाहिए कि ना बढ़ाएं, बिकॉज दुनिया भर में जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है। अगर ना बढ़ाएं तो अच्छा है, लेकिन अगर बढ़ानी भी पड़े और IMF की डील मिल जाए तो ये ज़्यादा, तो लॉन्ग रन में थोड़ा स्टेबलाइज होने की तरफ हम जाएंगे। जाहिद साहब, आप ये कहिएगा, अब यही पॉलिसी लेकर हम देख रहे हैं कि हुकूमत चल रही है। मॉनेटरी पॉलिसी का जब भी ऐलान होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और उसकी वजह यही दी जाती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल होते नहीं देखा अभी तक। यही तशवीश है एक आम पाकिस्तानी को, आम शहरी को। आप ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। जी, असल में बात यह है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें तकरीबन को 60-65% जो उसका शेयर है वो तो इनफॉर्मल इकॉनमी का है। फॉर्मल इकॉनमी हमारे यहाँ सिर्फ 30-35% के करीब है। तो जब भी हम मार्कअप का रेट बढ़ाते हैं या कोई टैक्स बढ़ाते हैं तो जो लोग ऑलरेडी नेट में होते हैं वो उन्हीं के ऊपर उसका बर्डन पड़ता है। जो और हमारी इकॉनमी है जो इनफॉर्मल है उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो महंगाई अपनी जगह रहती है। और इस वक्त जो हमारी इम्पोर्ट्स हो रही हैं, जो गवर्नमेंट ने तो उसको बंद किया हुआ है, तो इम्पोर्ट्स जो हमारी हो रही हैं वो भी सारी जाहिर है कि इनफॉर्मल सेक्टर में हो रही हैं। और उसकी वजह से भी लोग जो हवाले से डॉलर खरीद रहे हैं तो उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है, क्योंकि जाहिर है कि वो डॉलर महंगा मिल रहा है, तो उस वजह से भी वो इन्फ्लेशन हो रही है। अब हम इस तरीके से इन्फ्लेशन को जब हम मार्कअप के रेट के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो फॉर्मल सेक्टर है वो और ज्यादा डिप्रेशन में आता है। अभी आप देखें कि 21% जब हम बात करते हैं और उसके ऊपर बैंक का स्प्रेड भी 3-4% लगाएं तो ये 24-25% पे जाता है। अभी हमें 1-2% और IMF तो 2% की डिमांड कर रहे हैं ना। शाहिद अली साहब कह रहे हैं कि ये 1%, तो IMF के देखें, हमें तो 100 प्याज भी खाने पड़ेंगे और 100 रसगुल्ले भी खाने पड़ेंगे, हमें मजबूरी है। अब हमें 1% की बजाय 2% ही मुझे लगता है कि बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो बढ़ाएंगे तो हमारी इकोनॉमी और डिप्रेस्ड होगी और उसके नतीजे में हमारे जो बैंक डिफॉल्ट्स हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो और कम होना शुरू हो जाएगी। असल बात यह है कि हमारे पास कोई इन चीजों का हल नहीं है, क्योंकि जब हमने जो पिछली रॉन्ग डूइंग है वो हमने इतनी ज्यादा कर ली है, क्योंकि $125 अरब के जब हमारे ऊपर बैरूनी कर्जे हैं तो उनको हमने सर्विस भी करना है। और अच्छा, IMF की और भी कंडीशन है, सिर्फ यही कंडीशन नहीं है। 2% मुझे लगता ही है
कि जब हम ये 2% बढ़ाएंगे तो उसके बाद उनकी और 2-3 चीजें और अनलीश हो बिल्कुल इससे जाएंगी। रिलेटेड वो बिल्कुल मजीद बिजली के उसमें और वो ये भी कह मजीद रहे हैं कि जी आपका जो बिजली सेक्टर में लॉसेज हैं बिल्कुल उसको कैसे आप ठीक कैसे करेंगे, कवर करेंगे। आपके जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के मजीद इदारे हैं लॉस। बिजली के रेट्स बढ़ेंगे। हमारे साथ ही रहिए। आप खुर्रम साहब जैसे बड़ी सही निशानदेही की, बड़े अहम और बुनियादी पहलू की निशानदेही की कि इनफॉर्मल इकॉनमी है हमारी, फॉर्मल इकॉनमी पे जब भी इस तरह के रेट्स बढ़ते हैं, पॉलिसी रेट बढ़ता है या फिर बिजली सेक्टर पर कोई बोझ पड़ता है तो वो उन्हीं के ऊपर आता है जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बुनियादी चेंजेस जब तक नहीं होंगी तो इसका तो फायदा नहीं होगा। इस पर पहले जरा आप रोशनी डालिए। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, तो देखें ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट डेफिनेटली होता है आईएमएफ का। और आईएमएफ इजिप्ट की भी बात कर रहा है, ट्यूनीसिया की भी बात कर रहा है, पाकिस्तान की भी बात कर रहा है, एक दो और कंट्रीज की भी बात कर रहा है। लेकिन हमें देखना ही होगा और आईएमएफ के साथ थोड़ा सा कंसल्टेटिव प्रोसेस में हमें जाना होगा। डेफिनेटली ये बात मेरे कोलीग्स ने बिल्कुल सही कही है कि हम आईएमएफ के आगे बहुत ज्यादा जो है वो यानी कि हम बहुत ज्यादा आस्क नहीं कर सकते कि जी हमारी बात सुनी जाए। बट देखें इसमें रीजंस क्या है, इन्फ्लेशन के रीजंस क्या है। इन्फ्लेशन के रीजंस तीन है बड़े। एक तो आपको पता है सबसे बड़ा जो रीजन है वो फूड है। फूड का जो शेयर है वो 35% है रफली, जो बास्केट है सीपीआई की। और उसके साथ अगर आप टोटल देखें कि फूड में इजाफा कितना हुआ है, फूड इन्फ्लेशन इस वक्त 50% पे पहुंची हुई है, 50% पे, ऑल टाइम हाई पे पाकिस्तान में। और जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो तकरीबन कोई आपकी जो है एवरेज इन्फ्लेशन अगर मैं बात करूं 27 पे पहुंच चुकी है, जो कि एक्सपेक्टेशंस भी इस साल की पूरी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की 27% पे इन्फ्लेशन जाएगी। आईएमएफ ये कहता है कि आप अपने रियल इंटरेस्ट रेट्स को पॉजिटिव कर लें ताकि लोगों को सेव करने का जो है वो इंसेंटिव मिले, ना कि खर्च करने का, ताकि लोग सेविंग की तरफ आए। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेटिव पास ऑन, यानी कि एनर्जी की सब्सिडी आपने पास ऑन की, पेट्रोल की सब्सिडी आपने पास ऑन की, या दूसरी जो आपने सब्सिडीज दी हुई थी या जो आपने प्राइस कंट्रोल से वो आपने पास ऑन की, जिसकी वजह से नेचुरली इन्फ्लेशन बढ़नी थी। इससे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से इसलिए इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो नेचुरली इन्फ्लेशन आनी थी। दूसरा जो बड़ा फैक्टर हमारे यहाँ जो पर्टिकुलरली हमारे साथ हुआ है वो फ्लड का हुआ है। फ्लड बहुत बड़े आए हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में इतना बड़ा जो है वो उछाल आया है। तीसरा सबसे बड़ा इशू क्या है? तीसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि इंपोर्ट्स की रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाई हैं, जिसकी वजह से जो मार्केट में रॉ मटेरियल्स आने थे या मेडिसिन आती हैं, जो बेसिक जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो खुद रुक गई। तो इसको मैं कहता हूँ सर्कुलर इन्फ्लेशन, यानी कि एक तरफ आप सप्लाई खुद रोकेंगे तो नेचुरली सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से प्राइसेस बढ़ेंगी उसकी। तो उसको आप बढ़ाने से रेट तो उसको आप बढ़ा के नहीं रोक सकते, क्योंकि आपको वो रिस्ट्रिक्शंस कम करनी होंगी या फिर उसको ऐसा करना होगा जिसके सप्लाई मार्केट में है। तो ये तीन बड़े रीजंस हैं। फिर चौथा रीजन ये है कि ग्लोबल जो फोर्सेस हैं, ऑयल प्राइसेस हो गई या कमोडिटी सुपर साइकिल है, उसका एक बड़ा इंपैक्ट आया है। देखिए ये रीजन है जिसकी वजह से आपके यहाँ जो है बढ़ाने से इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा ग्रोथ आपकी नीचे चली जाएगी और आपको बहुत ज्यादा नुकसान, ग्रोथ आपकी नीचे चली। बिल्कुल यही तशवीश है कि ग्रोथ आपकी जो ऑलरेडी बहुत कम है वो मजीद नीचे चली जाएगी। तो आप शायद साहब कहिएगा कि जैसे मकसद तो इसका यही है कि सेविंग की तरफ लोग आएँ और स्पेंड ज़रा कम करें, लेकिन जो हमारे डायनामिक्स है या हमारी जो इस वक्त सूरत हाल है वो तो ऐसी है कि लोगों के जेब में पैसा ही नहीं है, यानी परचेजिंग पावर ऑलरेडी नहीं है, ग्रोथ आपकी हो नहीं रही है, तो फिर किस तरीके से इकोनॉमी चलेगी? उसका चलाना भी तो ज़रूरी है ना। आप हमारी हिस्ट्री देख लें कि हमें तो इस दफ़ा ग्रोथ पे कंप्रोमाइज़ करना ही है। अगर हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। मतलब ग्रोथ का मतलब क्या है कि आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ाएं, आप इंपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो फिर वो ये प्रोडक्टिविटी करेंगे, प्रोडक्टिविटी होगी तो फिर वो कंजम्पशन होगी। तो जाहिर है हमें ग्रोथ को तो कंप्रोमाइज करना ही है, नॉट ओनली फॉर FY23 बट FY24 एज वेल। तो ये तो आप भूल जाएं कि आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यहाँ पे हुए ही नहीं है कभी, और जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में आप जब भी डेटा उठा लें, जब भी हमारा ग्रोथ रेट ज्यादा होता है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमें करंट अकाउंट डेफिसिट को कम से कम करना है। देखिए सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या हुई है, सबसे बड़ी अचीवमेंट जिस तरीके से भी हो गया, आज हम $3.3 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट के बाद अभी हमारा $800 मिलियन का अगर सरप्लस आ जाता है, हम तकरीबन $2.5 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट पे होंगे अप्रैल तक। और अगर हमारा थोड़ा सा करंट अकाउंट डेफिसिट आ भी गया अगले 2 महीने में, तो हम $3 बिलियन पे अगर हम क्लोज करते हैं, जो IMF की प्रोजेक्शन थी वो $7 बिलियन की थी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसकी वजह से जिसको अगर हम अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट करें, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हमारी जो फाइनेंस की टीम है,
वो IMF की डेलीगेशन के साथ अच्छे तरीके से इसको आर्टिकुलेट करे कि देखें आपका $7 बिलियन की आपकी प्रोजेक्शन थी, हम 3 या $3.5 बिलियन पे क्लोज कर रहे हैं, तो जो आपका जो $6 बिलियन का गैप था, जिसमें से $3 बिलियन का गैप फिल हो गया था सऊदी अरब और UAE से, और $3 बिलियन का मल्टीलेटरल से और चाइना से, और तो आप ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, जो ग्राउंड रियलिटीज पाकिस्तान की है, जो कुछ हम कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं वो बता जाए। बहुत शुक्रिया। मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ थे, शाहिद अली हबीब साहब ने वक्त दिया, और खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ थे। वक्त की कमी के बायस मजीद सवालात नहीं कर सके, लेकिन ये सबकी तकदीर से जुड़ा ही एक मामला है। मईशत से मुतालिक सभी कंसर्न हैं और लोग महंगाई की वजह से यकीनन परेशान